बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ईद कुर्बान के हवाले से जानवरों की ख़रीदारी, उनकी तैयारी ये एक मुस्तकिल ज़िम्मेदारी है बहैसियत मुसलमान। आज हमारा मौजू यह है कि कुर्बानी के जानवरों को ख़रीदते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं जो मारूफ गोश्त के हवाले से, उनका गोश्त की मार्केटिंग में उनका बहुत बड़ा नाम है और इस हवाले से उनकी बड़ी खिदमत भी हैं। और इससे हटकर पाकिस्तान में गो ग्रुप के वो इसको हेड कर रहे हैं गोश्त के हवाले से काम को। तो आइए उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से आप हमारे किसान भाइयों को क्या मशवरा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दोबारा मदऊ किया। आपकी बड़ी मेहरबानी कि हमारे नाजरीन के लिए अपनी कीमती आरा से, माहिराना राय से आप उनको नवाजते हैं और बड़ी कमी महसूस करते हैं और बार बार पूछते हैं भाई नवीद भाई का प्रोग्राम नहीं आ रहा। जी, आज के टॉपिक के हवाले से, कुर्बानी के जानवर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बना लेंगे। इसमें ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है जो इसका बिजनेस करने जा रहे हैं, जो इसको पालने जा रहे हैं और जिन्होंने कैटल अपने पास ईद के लिए रखे हुए हैं। ठीक है। तो उनका जो सेगमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और जो कस्टमर्स हैं उनका जो सेगमेंट है वो एक सानवी हैसियत रखता है, लेकिन जो मेन अपना बुनियादी जो बात करनी चाहिए हमें, वो उन भाइयों के लिए करनी चाहिए कि जो ईद का कैटल के लिए काम करते हैं। ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले तो एक तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मंडी का नहीं पता, अगर आपको कस्टमर की प्रेफरेंसेस का नहीं पता, कस्टमर क्या चाहता है और आप उसको क्या देना चाहिए, तो आप एक दो जानवर पालकर उससे तो काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा कैटल रखे हुए हैं, ज़्यादा मवेशी रखे हुए हैं, ज़्यादा बछड़े रखे हुए हैं या कट्टे रखे हुए हैं, तो फिर आपको इसकी बेसिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मीट बिज़नेस को देखें तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर बिजनेस है। अब एक जो हमारा किसान भाई है, अब जो फसलें लगाते हैं उनको भी किसान कहते हैं, और जो बछड़े पालते हैं या जो गोश्त वाले जानवर पालते हैं उनको भी किसान ही कहते हैं, हमारी जो बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज है उसके अंदर, ज़बान के अंदर। तो ये दोनों फार्मर्स भी हैं और किसान भी हैं। अब फार्मर ने बेसिकली ये डिसाइड करना होता है कि जो वो फसल लगा रहा है उसने उसको एज ए फसल के तौर पर बेचना है या उसने उसको प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करके और गोश्त वाले जानवर बनाकर तो उसने ज़्यादा वैल्यू एडिशन लेनी है। तो ये हर किसान ने बेसिकली डिसीजन करना होता है और हर किसान के पास ये चॉइस है कि वो फसल भी लगाए और फिर गोश्त वाले जानवर भी रखे। और अगर ये वो दोनों काम करता है तो फिर जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर कभी कोई फसल पिट जाती है, कभी कोई फसल बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे आजकल आलू की जो फसल है वो पिटी हुई है, इसी तरह कभी गंदम की फसल पिट जाती है। कोई एक साल बड़ा अच्छा चलता है, फिर एक साल जो बड़े नॉर्मल चलते हैं, फिर एक दो साल जो है वो बड़े लॉसेस वाले हो जाते हैं कि किसान जो हमारे भाई हैं उनके खर्चे भी पूरे नहीं होते और वो शायद ये सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम उनको ये फसल नहीं लगानी। तो अब जो किसान को सोचना चाहिए, वो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो जो भी फसल लगा रहा है उसकी अगर फसल गोश्त के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, जैसे ग्रेन्स की फसलें सारी की सारी, जैसे गंदम है, जैसे आप मकई लगाते हैं, इसी तरह और जो फसलें हैं जो कि कैटल को देकर, एक बछड़े को देकर, मवेशी को देकर गोश्त बढ़ाया जा सकता है, तो किसान को, हमारे किसान भाइयों को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों काम साथ साथ करेंगे तो उनका काम बड़ा अच्छा चलेगा। कभी फसलों का टाइम बड़ा अच्छा होता है और कभी कैटल का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो अगर वो दोनों काम साथ साथ कर रहे होंगे तो उनका टाइम एवरेजली औसतन बड़ा अच्छा चल रहा होगा। अगर फसल पे लॉस आ रहा होगा तो वो कैटल पे पैसे बना लेंगे, और कैटल पे अगर लॉस आ रहा होगा तो वो फिर फसल से पैसे बना लेंगे। तो ये तमाम किसान भाइयों को करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो सोचने वाली है वो ये है कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो मवेशी पालते हैं वो इसको कोई प्रोफेशनली नहीं चलाते। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़रूरतों के तहत कैटल घर में रखे होते हैं। किसान ये सोचता है कि अगर उसको खाद लेनी है तो वो कोई अपना बछड़ा बेच लेगा, कोई मवेशी बेच लेगा। अगर उसको बेटी की शादी करनी है, बेटी की फीस देनी है, या घर की मरम्मत करानी है, कोई ट्रैक्टर की मरम्मत आ गई है, कोई उसको खादें डालनी है, कुछ उसको
दवाइयाँ डालनी है फसल के अंदर, तो वो फिर अपनी इन ज़रूरतों के तहत 2, 4, 5, 6 कैटल अपने साथ रखते हैं और उसकी ना वो कास्ट देखते हैं और ना फिर उसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं, वो अपनी ज़रूरत के तहत उसको बेचते हैं। इसी तरह जो हमारे किसान भाई ईद के लिए कैटल पालते हैं, उनके भी पेश नज़र कास्ट या एक मुस्तकिल बिजनेस नहीं होता और वो एक अच्छी तवक्का के ऊपर चल रहे होते हैं कि ईद वाले दिन उनको बड़ी अच्छी प्राइस इसकी मिल जाएगी, कि जितने में आमतौर पर एक कैटल बिकता है उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स गुना करके तो उनको प्राइस मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मायूसी होती है। तो अब किसान को इन तमाम चीज़ों को सोच समझकर तो गोश्त के काम के अंदर आना चाहिए और फिर जो ईद वाले कैटल हैं उनको भी साथ रखना चाहिए। अब अगर आपके पास, हमारे पास 2 किस्म के अब कैटल हैं। एक वो कैटल हमारे पास हैं कि जो हम दूध के लिए रखते हैं और वो जो बच्चे देते हैं वो दूध के लिए ही हम उनको लेके आते हैं आगे। अच्छा, उन जानवरों से हम जो बच्चे लेते हैं वो गोश्त के लिए बहुत बेहतर नहीं होते, तो अब हमें वो गाय भैंसें भी रखनी पड़ेंगी जिनसे हमने जो बच्चे लेने हैं वो स्पेशली लेने हैं गोश्त के लिए। अब दोनों लाइंस को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो अगर हमने दूध पैदा करने के लिए जानवर लेने हैं तो वो डेयरी की लाइन बिल्कुल अलग है, और अगर हमें गोश्त के लिए बछड़े चाहिए, गोश्त के लिए कट्टे चाहिए, उनको हमें आगे बढ़ाना है तो उनके लिए वो फीमेल रखनी पड़ेंगी कि जो ऐसे बच्चे पैदा करती हैं कि जो गोश्त के लिए बड़े अच्छे हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और वो किसान को फ़ायदा दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का अब ख्याल रखना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा ये है कि अब आपको अगर गोश्त के जानवरों के लिए काम करना है तो दुनिया में जिन मुल्कों ने गोश्त के अंदर एक्सेल हासिल किया है, इसमें उन्होंने कमाल हासिल किया, वहाँ पर जितने शहरी होते हैं उसके मुकाबले में तकरीबन 4 बीफ कैटल खड़े होते हैं, जिसमें कम से कम 2 तो गाय होती हैं या जिन्होंने बच्चे देने होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो मेल होते हैं। तो कम से कम वहाँ पर हर शहरी के हिस्से में 4 मवेशी आते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर हर शहरी के हिस्से के लिए 4 कैटल नहीं है, बल्कि एक कैटल जो है ना वो 4 शहरियों के लिए है। तो अब इससे ना हमारी लोकल ज़रूरत पूरी होती है, ना ईद के ऊपर कैटल प्रॉपर आ सकते हैं, और ना हम इसको मीट को एक्सपोर्ट करके तो ज़र मुबादला कमा सकते हैं जिससे फार्मर की इनकम भी अच्छी हो। तो अब सबसे पहले हमें माओं के बारे में सोचना पड़ेगा। जो गोश्त के लिए हम कैटल पालना चाहते हैं, चाहे वो ईद के लिए है, चाहे वो मुस्तकिल बुनियादों पर हमें उसको गोश्त के लिए देना है सारा साल, तो उसके लिए हमें वो गाय भैंसें लेके आनी पड़ेंगी और उनसे वो बच्चे लेने पड़ेंगे जो गोश्त के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। अब अगर आप एक बछड़ी लेके आते हैं, वो माँ बनती है, फिर वो माँ बनने के बाद जब उसका बच्चा आता है तो ये एक बायोलॉजिकल इसमें लैग आता है जिसमें तकरीबन कोई 3.5 साल लग जाते हैं कि आपने एक बछड़ी लेनी है, फिर बछड़ी ने बड़ा होना है, फिर उसने बच्चा देना है, फिर उस बच्चे ने जो है ना वो मार्केट के अंदर जाना है गोश्त के लिए। तो ये जो कैटल साइकिल है, दुनिया में एक चीज़ है जिसे कैटल साइकिल कहते हैं। तो ये कैटल साइकिल जो है 10 से 12 साल का है। अब हमारे फार्मर्स को, हमारे मंसूबा साजों को, पॉलिसी मेकर्स को और गवर्नमेंट को और जो इसका बिजनेस करते हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 12 साल का साइकिल है इसके अंदर हमने जो मवेशियों की तादाद है, ख़ासकर फीमेल की तादाद, उसको कैसे मैनेज करना है कि हम अपनी ईद की ज़रूरियात भी पूरी कर सकें, हम जो हमारी जो गोश्त एक्सपोर्ट हैं उसको भी देख सकें, और जो हमारा सारा साल यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी शहरी गोश्त खाते हैं उसकी ज़रूरत को भी हम पूरा कर सकें। तो सबसे पहले तो इस साइकिल को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसी साइकिल के साथ जो है ना वो प्राइस जुड़ी हुई है कैटल की भी और मीट की भी। अब ये जो साइकिल 12.5 साल का साइकिल है, इसमें तकरीबन कोई 7 साल हैं जिसमें एक्सपेंशन होती है, जिसमें बढ़ोतरी आती है, जिसमें आप फीमेल काउ ज़्यादा अपने पास रखना शुरू कर लेते हैं, उनके जो रेवड़ हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे पास कट्टे बच्चों की तादाद ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। फिर एक लेवल आता है 7 साल के बाद कि जब सप्लाई डिमांड से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब क्या होता है, थोड़ी कीमत जब कम होती है तो लोग अपने रेवड़ को बेचना शुरू करते हैं, अपनी फीमेल को, खासकर जो फीमेल उनके पास खड़ी होती हैं, जिन्होंने अभी बच्चे भी देने होते हैं, वो उनको तेज़ी के साथ जो ना बेचते हैं, स्लॉटर होता है और वो मीट के तौर पर काम आ जाती हैं। अच्छा, ये 3 साल का प्रोसेस चलता है। अच्छा, उसके बाद क्या इसका रिजल्ट निकलता है, इसके बाद फिर हमारे पास कमी वाक़ई हो जाती है माओं की,
भैंसों की, गायों की। अब जब कमी वाक़या होती है तो फिर कीमत बढ़ना शुरू होती है। जैसे कीमत बढ़ना शुरू होती है तो लोग फिर अपने पास जो ना रेवड़ बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये जो पीक टू पीक है और जो बॉटम टू बॉटम साइकिल है, ये 12 साल का साइकिल है। अगर आप इस साइकिल को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप अपनी बड़ी बेहतर पोजीशन ले लेंगे कि आपका जो बिजनेस है, आपको पता चल जाएगा कि अब आपने साइकिल के किस जगह पे आप खड़े हुए हैं, उभार के ऊपर हैं कि नीचे की तरफ साइकिल के ऊपर जा रहे हैं, जहां पे नुकसान की तरफ, कीमतें कम होने की तरफ जा रही हैं, सप्लाई ज़्यादा होने की तरफ जा रही है। तो आप फिर एक बेहतर स्ट्रेटजी ले लेते हैं और फिर उसके साथ जो आपको प्राइसेस मिलती हैं मार्केट में, और मार्केट भी जो है ना वो वेल सेटल रहती है, मैनेज रहती है, और फार्मर भी फायदे में रहता है, बायर भी फायदे में रहता है, और इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो अब हमारे फार्मर्स को समझने की है, हमारे प्लानर्स को समझने की है, मनसूबा साजों को समझने की है, और जितने भी कमर्शियल लोग इस बिजनेस के अंदर उनको समझने की है कि जब तक हम कैटल साइकिल के ऊपर काम नहीं करते, उसको देख के नहीं चलते, तो हम हर दूसरे तीसरे साल क्राइसिस में रहेंगे, हम बेहतर मैनेज नहीं कर सकेंगे। अभी हमारा जो कैटल साइकिल है वो 2.5 साल के ऊपर आके खड़ा हुआ है। अब 2.5 साल का क्या नुकसान हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी इन्वेंट्री है कैटल्स की, वो कम से कम होती चली जा रही है। नंबर 1 इसका नुकसान ये हो रहा है कि अभी वो 3.5 साल का एक पीरियड पूरा नहीं होता और हम उससे पहले कैटल्स और फीमेल्स को ज़िबा कर रहे हैं, उससे हमारे पास इसके वॉल्यूम्स कम होते चले जा रहे हैं, और शायद एक वक्त आएगा कि हमारे पास हमारे कैटल्स की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। दूसरा, हम एक और यहाँ पर एक बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं कि हमारे पास जो गोश्त के कैटल होते हैं, हम उनको 200 kg के ऊपर, उनके लाइव वेट 200, 250, 300 के ऊपर ज़िबा कर देते हैं। दुनिया उनको 600 kg के ऊपर जाके ज़िबा करती है। गोश्त लेना ना, इससे ईद के ऊपर भी लोगों को गोश्त चाहिए। जब आप कैटल बेचेंगे तो उसमें से 8 हिस्से निकलने हैं। अगर कैटल का वेट कम है तो उसमें से गोश्त कम निकलेगा। तो अब ये होता है कि दुनिया एक कैटल ज़िबा करती है, हम 3 कैटल अपने ज़िबा कर रहे हैं। एक, हमने सबसे पहला ये किया कि हमने अपने कैटल साइकिल के मुताबिक अपने रेवड़ों को मैनेज नहीं किया, अपनी वॉल्यूम्स को कंफर्म नहीं किया, उनको बचाया नहीं है। दूसरा, हमने ये किया कि हम अपने जो हमारे पास कैटल हैं उनको कम वेट के ऊपर बेच देते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो बेसिकली फार्मर को होता है। फार्मर का फ़ायदा ये है कि वो हैवी कैटल बेचे। अब जब तक हैवी कैटल नहीं बिकेगा उसको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। दुनिया इसको 600 kg पे ले जाती है, 500 kg पे जाके बेचती है, 450 kg पे जाके बेचती है। हम उसको 250, 300, 350 रुपये पर बेच देते हैं। अब ये इसको करने के लिए किसान को भी सोचना चाहिए, और जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी देखना चाहिए, और जो मुल्क के अंदर मीट का बिजनेस करते हैं उनको भी इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। जी किसान भाइयों, नवीद इकबाल साहब की बातें आपने सुनी और बड़ी टू द पॉइंट की हैं उन्होंने बातें। अब अगर आपको कोई बात फिर भी ना समझ आए तो हमसे रब्ता कीजिए। आपकी माहिराना राय से आपकी जो तनकीदी है या आपका कोई सवाल है उसको जवाब भी दिया जाएगा और आपको मज़ीद रहनुमाई दी जाएगी। और उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, लेकिन उस इजाज़त से पहले एक रिक्वेस्ट जो हर हाल में हमने करते हैं कि जी वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना, और ये वीडियो स्पेशली एजुकेशनल हैं, और जहां अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर भी कर देंगे, लेकिन सवाल आपने ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। क्या आप समझते हैं कि जो आप गोश्त का कारोबार कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे? क्या नवीद इकबाल साहब की बातों से आप इत्तेफाक करते हैं? क्या नवीद इकबाल साहब ने जो आपको गाइड किया वो बेहतर किया है? ये इन चीज़ों को आपने कमेंट हर हाल में हमें बताना है। यही आपकी ज़िम्मेदारी है। बाकी हमारी ज़िम्मेदारी है आपके लिए अच्छी से अच्छी रोज़ाना वीडियो शेयर करना, और वो करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।